तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रमन इफेक्ट के बारे में। रमन इफेक्ट क्या है, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइंस क्या है, स्टोक्स लाइंस एंड एंटी स्टोक्स लाइंस क्या है रमन इफेक्ट से रिलेटेड, राइट। और ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रमन इफेक्ट, राइट। और लास्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन इंफ्रारेड एंड रमन स्पेक्ट्रम, ये सब हम बात करेंगे। तो नो डाउट आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको सुन रखे होंगे, इसके बारे में डिटेलिंग भी कईयों को मालूम होगा रमन इफेक्ट के बारे में, राइट। सर सीवी रमन सर जो इंडियन साइंटिस्ट है, जिन्होंने इस इफेक्ट को डिस्कवर किए, तो उनको नोबेल प्राइज इस इफेक्ट के लिए मिला है, राइट। ऑल ओवर वर्ल्ड इस इंडियन साइंटिस्ट को जानता है। तो उसी इफेक्ट के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि जनरली वो इफेक्ट है, राइट। तो देखिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में ऐसे यहाँ पर मेंशन्ड है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, राइट, कि जब कभी कोई लाइट, मतलब बीम ऑफ लाइट, नॉट रेज, रेज की नहीं बात कर रहे हैं, बीम ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, राइट, पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। सब्सटेंस कई तरह के हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है, ओपेक भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, मतलब उस लाइट का जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उस सब्सटेंस पे उसे पास हो रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ पोर्शन क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है सारे के सारे डायरेक्शन में, राइट। अगर हम कह रहे हैं कि ये अगर कोई सब्सटेंस है, अगर इस पे लाइट बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो वो स्केटर्ड हो जा रही हैं, कुछ इसके पोर्शंस ना सारे के सारे डायरेक्शंस में स्केटर्ड हो जा रही हैं, राइट। बहुत ही रफ सा मैं जस्ट डायग्राम से जस्ट इसको फॉलो कर रहा हूँ, राइट। इफ द इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट वेवलेंथ, इसमें बहुत ही कंसेप्चुअल टर्म है, अगर उसको आप नहीं समझेंगे तो ये टर्म नहीं आपको क्लियर हो जाएगा। एक इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट वेवलेंथ, यानी कि जो हम रेज इंसिडेंट करा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी तो होगी ही। अगर वो डिफरेंट, डिस्क्रीट मतलब डिफरेंट वेवलेंथ की हो एंड द टाइम ऑफ एक्सपोजर इज स्मॉल, देन द scattered light contains the same wavelength as that of the incident light। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप कही जा रही है कि अगर हमने कह दिया कि ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, रेज इंसिडेंट हो रही है इस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस पे, राइट, इससे पास हो रही है, तो कुछ फ्रैक्शन इसका स्कैटर्ड सारे डायरेक्शन में हो जाती है। तो उसमें हमने कहा कि अगर वो लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उस डिफरेंट वेवलेंथ की हो, राइट, डिस्क्रीट वेवलेंथ की हो, और जो ये एक्सपोजर है, यानी कि यहाँ से जो पास होने का टाइम है उसको बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सब्सटेंस से पास करा जाता है, तो ये जो स्कैटर्ड जो लाइट हो रही है सारे डायरेक्शन में, उनकी जो वेवलेंथ होगी वो कैसा होगी, इनिशियल लाइट के वेवलेंथ के इक्विवेलेंट, राइट, that contains the same wavelength as that of the incident light। तो यहाँ पर हमें कंडीशन क्या पता लगा कि that time of exposure that should be small, right। तो कहानी अब यही चेंज होती है कि अगर हम टाइम ऑफ एक्सपोजर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसी क्या बात हो जाएगी, उसी के बारे में हम बात करेंगे। So such scattering is known as relay scattering, or you can say that coherent scattering, राइट। आपने रेले स्कैटरिंग इवन प्लस टू में पढ़ रखा है हमने, राइट, कि रेले स्कैटरिंग क्या होता है। तो इस टाइप के स्कैटरिंग को हम क्या कह सकते हैं, कोहेरेंट स्कैटरिंग और रेले स्कैटरिंग कह सकते हैं, राइट। कि अगर ये डिस्क्रीट वेवलेंथ की लाइट कोई ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस पे इंसिडेंट हो शॉर्ट टाइम के लिए, तो जो स्कैटर्ड जो लाइट्स होंगी वो क्या होंगी, सेम वेवलेंथ की होंगी, और उस टाइप के स्कैटरिंग को हम कोहेरेंट कह सकते हैं। कोहेरेंट का मतलब है कि वो सेम वेवलेंथ की होंगी, राइट। अब देखिए, इफ द टाइम ऑफ एक्सपोजर इज लार्ज देन द स्कैटर्ड लाइट कंटेन्स मॉडिफाइड वेवलेंथ, यानी कि यहाँ पर जो इंटरेक्शन टाइम था अगर वो इंक्रीज हो गया, देन that scattered light contains modified wavelength along with the original wavelength, यानी कि जो लाइट यहाँ पर स्कैटर्ड हो रही थी इस वेवलेंथ के साथ ही साथ और मॉडिफाइड वहां पर वेवलेंथ का जो लाइट है वहां पर एग्जिस्ट करने लगा, राइट। यानी कि मॉडिफाई हो गया,
इंसिडेंट लाइट इसके एक्सपोजर टाइम इंक्रीज करने से मॉडिफाइड हो गया, राइट। सो द इंटेंसिटी ऑफ द मॉडिफाइड स्पेक्ट्रल लाइंस दैट इज द वेवलेंथ, ये सारा वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये सारा टर्म नो डाउट इंटेंसिटी से को रिलेट करता है, इंटेंसिटी ऐसे एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, राइट। और एम्पलीट्यूड फिर उसको क्या कहते हैं बाकी पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। So intensity of the modified spectral lines is very small as compared to original line. तो जो यहाँ पर modified lines होगी, spectral lines होगा, उसकी जो intensity होगी वो बहुत ही small होगी original वाले से, right? Original that is called a Rayleigh's line, right? उसको हम Rayleigh's line कहते हैं. Hence to get the impression of the modified lines, अब हमें मॉडिफाइड लाइंस का अगर पता करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, टाइम ऑफ एक्सपोजर शुड बी लॉन्ग इनफ, राइट। टाइम ऑफ एक्सपोजर शुड बी लॉन्ग इनफ, टाइम हमें इंक्रीज करना पड़ेगा अगर उसको हम डिफरेंट ऑब्जर्व करना चाहते हैं, राइट। यानी मॉडिफाइड अगर हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो अब हम डिस्कस करते हैं। सर रमन फाउंड दैट व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, ये हमें मालूम है कि मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होती है, उसके बारे में हमने ये सारा कुछ बहुत कर रखे हैं। was passed through the organic liquid such as benzene, बेंजीन के बारे में आपने पढ़ रखे हैं, राइट। इमेजिंग केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में सुन रखे हैं, पढ़ रखे हैं, राइट। तो किसी ऑर्गेनिक लिक्विड जैसे कि बेंजीन से हमने पास कराया मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट को। स्कैटर्ड लाइट, अब देखिए यहाँ पर हम सब्सटेंस मॉलिक्यूल की जो बात हो रही है, यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैसियस भी हो सकता है, उसको बाद में हम एग्जांपल में बता सकते हैं, राइट। जस्ट यहाँ पर ये बॉदर किया जा रहा है कि मतलब इनिशियली क्या ऑब्जर्व किए रमन सर ने, राइट। सो द स्कैटर्ड लाइट कंटेन अदर स्पेक्ट्रल लाइंस इन एडिशन टू दैट ऑफ द इंसिडेंट लाइन, यानी कि लाइट इंसिडेंट, जो मोनोक्रोमैटिक लाइट जो इंसिडेंट हो रही थी वो सब्सटेंस पे, और उस सब्सटेंस पे इंसिडेंट करने के बाद जो आउटपुट आ रहा था उसको हम स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उसके अलावा हमें और भी स्पेक्ट्रम उसमें ऑब्जर्व हुआ, राइट, इन एडिशन टू द इनिशियल वन, इंसिडेंट लाइन के अलावा। सो रमन सर ऑब्जर्व दैट द स्कैटर्ड लाइट बाय मींस ऑफ a spectrometer placed at a right angle to the incident light, it was observed that a number of new lines were present on both sides of the main line. स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रोमीटर से जब स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया तो जो मेन लाइन था उसके दोनों तरफ स्पेक्ट्रम को सर ने ऑब्जर्व किया, राइट। सीवी रमन सर ने उस चीज फिनोमेना को ऑब्जर्व किया। The lines on the lower frequency side were large number and more intense than the lines on the high frequency side. The lines on the low frequency side, देखिए इसको हम ये थोड़ा सा मेरे को भी अपवर्ड लग रहा है, ये डायग्राम इस साइड फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हुए दिखाया जा रहा है, आप इधर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप स्टॉक्स को इधर बता सकते हैं और एंटी स्टॉक्स को इधर बता सकते हैं और मिडिल वाले को यहाँ बता सकते हैं, तो उस पर आप कंफ्यूजन ना करें। तो ये लोअर साइड हो गया, राइट, ये हायर साइड है, राइट। सो द लाइंस ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी साइड वर द large in number and more intense than the lines on the higher frequency side. ये क्या होगा, इंटेंसिटी इसकी ज्यादा होगी लोअर फ्रीक्वेंसी साइड में, राइट, एज कंपेयर टू हायर फ्रीक्वेंसी साइड, राइट। सो दीज लाइंस आर नोन एज रमन लाइन। इन लाइंस को क्या कहते हैं, दोनों साइड में जो ओरिजिनल वन के दोनों साइड में जो लाइंस ऑब्जर्व होते हैं दैट इज कॉल्ड रमन लाइंस। यानी कि बेंजीन से जब मोनोक्रोमैटिक लाइट को पास आउट किया गया, राइट, तो जो स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया स्पेक्ट्रोमीटर से, तो इनिशियली जो हम रेले स्पेक्ट्रम जो कह रहे थे, रेले लाइंस जिसको कह रहे थे, उसके दोनों तरफ उसके अलावा भी स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया, जहाँ यहाँ पर इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया गया कि हाई इंटेंसिटी है, राइट, इस पे स्पेक्ट्रम में बोल्ड करके इसको रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। तो उन दो ओरिजिनल वन के दोनों साइड जो लाइंस मेजर किया गया, लाइंस को ऑब्जर्व किया गया, दैट इज कॉल्ड रमन लाइंस, राइट, दैट इज कॉल्ड
These lines are known as Raman lines, and the spectrum formed is known as Raman spectrum, right? जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे थे, right? उसके मतलब उस मीडियम से जब लाइट पास हो रहा है, इंट्रैक्शन हुआ, राइट? इंट्रैक्शन में आपको मालूम है कि क्या क्या फिनोमिना हो सकता है, स्पेक्ट्रम किस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अब उसको यहाँ पर बॉदर करने की जरूरत नहीं है, राइट? वो हम लोगों ने पहले ही बॉदर कर रखे हैं कि किस तरह से कोई स्पेक्ट्रम हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट? The lines on the lower frequency side are termed as slope lines. Lower frequency इधर है गया, राइट? ये मिडिल वन हो गया, यानी कि हम मिडिल वन कह सकते हैं या फिर मतलब इनिशियल वन कह सकते हैं, राइट? तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में कह सकते हैं, यानी कि लोअर फ्रीक्वेंसी साइड कह सकते हैं, राइट? ये ध्यान रखिए, लेफ्ट हैंड साइड में तब कह रहा हूँ जब इधर हमने फ्रीक्वेंसी पूरा, अगर इधर कहेंगे तो वो, राइट? तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी साइड में कह सकते हैं कि स्टोक्स लाइंस है, while the higher frequency line are called anti-Stokes lines, right? So generally पूछा जाता है कि what do you mean by Stokes lines and anti-Stokes lines, right? Then इसका मतलब क्या हुआ? The lines on the lower frequency side are termed as Stokes lines, right? Initial one के lower frequency में, यानी frequency range जो variation है, उसमें लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज में आप कह सकते हैं कि स्टोक्स लाइंस ऑब्जर्व होगा, और हायर फ्रीक्वेंसी रेंज में, हायर फ्रीक्वेंसी साइड में एंटी-स्टोक्स लाइंस ऑब्जर्व करेंगे, राइट? इसको और डिटेल में बॉदर करेंगे, और यहाँ पर हम इंपॉर्टेंस पे डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रमन स्पेक्ट्रम, राइट? तो उसी लाइंस को और उसी स्पेक्ट्रम को हम रमन स्पेक्ट्रम, राइट, जो हमने यहाँ पर स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया। So initially, Raman sir believed that the effect observed by him was the case of fluorescence, right? मतलब शुरू में तो ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये फ्लोरोसेंस इफेक्ट के वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, ये जो भी हो रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लाइंस दिख रही हैं, राइट? राइट हैंड साइड में यहाँ पर लाइन दिख रही हैं, राइट? ये बल्ब में यहाँ पर बोल रहे हैं, ये राइट हैंड साइड में ये स्टोक्स लाइंस ऑब्जर्व हो रही है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन ऑब्जर्व, राइट? तो ये फ्लोरोसेंस के वजह से initially नहीं। In the case of fluorescence, the light is absorbed by a molecule and then re-emitted, right? हो सकता है ऐसा कि वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करे और फिर लाइट को री-इमिट करते हैं, राइट? फ्लोरोसेंस, राइट? उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया। The frequency of the emitted light is less than that of the incident light, right? But the success of the Raman explanation of the Compton effect led him to the conclusion that the effect observed by him was not fluorescence but the optical analog of the Compton effect, right? Compton effect आपने इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, रेडिएशन को, रेडिएशन का पार्टिकल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से एक कॉम्पटन इफेक्ट भी है, राइट? कॉम्पटन सर ने जिसको एक्सप्लेन किए, राइट? स्कैटरिंग फिनोमेना ही है, और किसी सब्सटेंस पर लाइट अगर इंसिडेंट हो रहा था, स्कैटर्ड हो रहा था, उसकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी, उस फिनोमेना को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं, राइट? तो कॉम्पटन इफेक्ट से कंफर्म हुआ कि ये फ्लोरोसेंस नहीं था, फ्लोरोसेंस अगर होता तो उसमें डिफरेंट फिनोमेना होता, कॉम्पटन इफेक्ट ने कंफर्म कर दिया कि ये फ्लोरोसेंस से अलग है, कोई और ऑप्टिकल फिनोमेना है, राइट? इस वजह से हो रहा है। तो कंक्लूड यहाँ पर हम कर सकते हैं कि बेसिकली व्हाट इज रमन इफेक्ट, राइट? The scattering of monochromatic light due to the rotational and vibrational fluctuation in molecular structure of the medium। अब यहाँ पर बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में डेफिनेशंस बॉदर किया गया है। अभी हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम के बारे में बॉदर किए, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग की बात की है, राइट? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बताया गया कि ड्यू टू द रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल फ्लक्चुएशन इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द मीडियम, यानी कि मीडियम हो सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी हो सकता है, राइट? तो वो मॉलिक्यूल हो सकता है, राइट? तो मॉलिक्यूल में इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, आइदर दैट में भी रोटेशनल और वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक, that depend upon the transition. So this type of transitions are taking place in that particular substance, right?
to the scattering of monochromatic light due to the rotational and vibrational fluctuations in molecular structure, यानी कि उनके vibrational fluctuations अगर मीडियम में हो सकता है, उनके स्ट्रक्चर में हो सकता है, या rotational fluctuation हो सकता है, उसकी वजह से ये स्कैटरिंग हो रही है, राइट। और उस स्कैटरिंग की वजह से ये स्पेक्ट्रम जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये यहाँ पर लाइन यानी इनिशियल वन के दोनों साइड में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, राइट। एंड दैट इज नोन एज Raman effect, right? As you know that for this work the C.V. Raman sir was awarded the Nobel Prize in 1930, right? तो इस वर्क के लिए इतना एक ब्यूटीफुल वर्क है, इसके लिए नोबेल प्राइज है, राइट। यहाँ पर हम बात करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, राइट। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंस इसका डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे, राइट। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रमन इफेक्ट? फर्स्ट इज so Raman effect has many practical applications. Some of them are there. First one is the Raman effect is used to distinguish between crystalline and amorphous states of a substance. देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब इसलिए ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर देंगे तो इसके लिए नोबेल प्राइज लेके आना है। नोबेल प्राइज के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क मतलब वर्क होना चाहिए, है ना, कुछ डिफरेंट होना चाहिए बाकियों से, जो कि सारे वर्ल्ड उसको रिकॉग्नाइज करता है ना, उससे बेनिफिट लेता है। तो कितना मतलब सिंपल हमें लगता है कि इसका ऐसा कुछ मतलब जैसे एक पेंटिंग से पास आउट कराए मोनोक्रोमैटिक लाइट को और ऐसे स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर लिए, शुरू में तो फ्लोरोसेंस को इफेक्ट बोले, लेकिन बाद में वो कॉम्पलेन इफेक्ट को वेरीफाई किए उससे, तो पता चला कि नहीं, दिस इज अ डिफरेंट ऑप्टिकल फिनोमेना, दैट इज नॉट फ्लोरोसेंस, राइट। तो उस इफेक्ट को, उस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सॉलिड सब्सटेंसेस के क्रिस्टलाइन एमोर्फस नेचर को हम उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आइदर दिस सब्सटेंस इज क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, राइट। तो सॉलिड का हम कहते हैं कि सॉलिड इज अ टू टाइप, फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन एंड सेकंड वन इज एमोर्फस। क्रिस्टलाइन में होते हैं कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज होते हैं, अमॉर्फस में इरेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं, राइट। तो उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, उसके स्पेक्ट्रम से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, राइट। सो इट हैज बीन फाउंड दैट रमन स्पेक्ट्रा फॉर क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ फाइन शार्प लाइन, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, क्रिस्टलाइन स्टेट होगा सब्सटेंस का, राइट, उसका जो रमन स्पेक्ट्रा होगा उसमें जो ऑब्जर्वेशन हम स्पेक्ट्रोमीटर से करेंगे, दैट विल गिव यू शार्प लाइंस, राइट। On the other hand, Raman spectra of amorphous state of substances consist of broad and diffuse bands. तो ये आप सिंपल ब्रॉड से ये कह सकते हैं कि मतलब वो डिस्टर्ब्ड हमें स्पेक्ट्रम हमें ऑब्जर्व होगा। So by the observing the nature of Raman spectra, we can distinguish between the amorphous and crystalline states of the substance, right? तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंस है रमन इफेक्ट का, वो आपको ये ध्यान रखना है कि we can distinguish between the crystalline and amorphous states of substances, right? On the basis of their sharpness of Raman spectrum, Raman lines, right? अगर वो ब्रॉड होगा स्पेक्ट्रा, राइट, ब्रॉडनेस उसमें होगी स्पेक्ट्रम में, दैट मींस दैट इज कोरिलेटेड विद दैट कॉरेस्पॉन्ड्स विद amorphous states of substances। अगर वो स्पेक्ट्रम शार्प आ रही है, राइट, जिस तरह से हम स्टोक्स लाइंस में कह रहे थे कि वो शार्प आ रही है, राइट, राइट हैंड साइड में, राइट, फ्रीक्वेंसी रेंज में, अगर वो राइट से लेफ्ट इंक्रीज अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो, राइट, अगर वो शार्प आ रहे तो उसको हम कहेंगे कि क्रिस्टलाइन स्टेट का, क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ सब्सटेंस का वो स्पेक्ट्रम, राइट। तो इस तरह से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज Raman spectrum is spectra is used to distinguish between the covalent and electrocovalent bonds, right? तो आप कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में, इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में आपने डिटेल में इवन पढ़ रखे होंगे,
राइट। तो इसके बीच में हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं Raman स्पेक्ट्रा, right? So Raman spectra in case of covalent bond is much stronger than in case of electrocovalent bond. तो ये पूछा जा सकता है कि किस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये कोवलेंट और इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड है। तो उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे बता सकते हैं कि ये आइदर एक कोवलेंट बॉन्ड है या फिर इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड है, राइट। Third one is Raman spectra is also used to determine the bond strength. जो बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल के बीच में, सब्सटेंसेस के बीच में, एटम्स के बीच में, उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ को कि वो मतलब कितना उसकी स्ट्रेंथ है, कितना मतलब उसको ब्रेक करने के लिए कितना हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसकी स्ट्रेंथ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रमन स्पेक्ट्रा, राइट। And next one is Raman spectra is also helpful to discover the isotopes of the element, right? तो जस्ट ऐसा नहीं कि ये चार के चार मतलब केवल इम्पोर्टेंस है, और भी कई सारे इम्पोर्टेंस है जस्ट फॉर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट वी आर गॉटिंग जस्ट 3 to 4 इम्पोर्टेंस, राइट। सो इसको आप डिटेल में भी आप गो थ्रू हो सकते हैं, कहीं पे भी आप गूगल करेंगे सीवी रमन सर, रमन इफेक्ट, राइट। तो बहुत ही ज्यादा आपको लिटरेचर उससे मिल सकता है, उससे आप गो थ्रू हो सकते हैं और डिटेल में इवन आपके गूगल क्लासरूम पे इसमें जो और भी डिटेल मटेरियल है वो आपको अवेलेबल रहेगा, राइट।